नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के अंदर जितने भी आपके पॉलिटी के पीवाईक्यूज आए थे उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज इन वीडियोस को जो है एंड तक आप जरूर देखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपसे वीडियो के दौरान पूछूंगा और आपको उनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करना है और काफी मजा आएगा आपको इस सीरीज के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया adjudge that the proclamation of president rule under article 356 of the constitution of India is subject to judicial review। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग, जो कि आपका आता है अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इमरजेंसी प्रोविजन है दोस्तों। ठीक है, क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन आर्टिकल आपके दिए हुए हैं, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, और लास्ट वाले को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो है बहुत बार जो है लगाया जा चुका है अलग अलग स्टेट के अंदर। आप देखोगे दिल्ली के अंदर लगाया जा चुका है, पंजाब के अंदर बहुत बार लगा है, अलग अलग स्टेट में, बिहार में बहुत बार लगा है, हरियाणा में भी लगा है। हर स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट ये जो है प्रेसिडेंट रूल आपका लगा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ कौन से स्टेट में कितनी बार लगा है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यूपीएससी के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो आज तक कभी नहीं लगाई गई आपसे, तो वो है आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360 कभी भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर नहीं लगी है। ठीक है, 352 की अगर बात करूं तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है इमरजेंसी लगाई गई थी। बाकी इनके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं कि कितना डिटेल में आपको जाना है, उसका इतना रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा एक बार पढ़ सकते हो इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बोलता है कि कौन सा ऐसा केस था बेसिकली जिसके अंदर बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है, जो प्रेसिडेंट रूल जो आपका लगाया जाता है उसको जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, तो वो कौन सा केस था इसके अंदर। ठीक है, तो आपके देखिए अलग अलग केस है। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक केस है, फिर आपका एस आर बोमाई वर्सेस अदर्स ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, फिर आपका माधव राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर आपका एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो दोस्तों ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था दोस्तों, ये है 1950 का केस। इट इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रेसिडेंट रूल बट इट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। राइट, फंडामेंटल राइट। कभी भी आए क्वेश्चन तो याद रखना है, ए गोपालन जो केस था वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग था दोस्तों। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल से जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका एस आर बोमाई एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है 1994 का है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तीसरा है आपका माधव राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो है 1971 का है दोस्तों। इस केस के अंदर जो है बात की गई थी कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में तो इसमें बात की गई थी, बट ये आपका जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कस नहीं करता है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है बट एग्जैक्टली जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो पहली स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दो, सी वाला एलिमिनेट कर दो। फिर आपका है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस आपका 1982 का है दोस्तों। इस केस के अंदर क्या बात की गई थी? इस केस के अंदर जो है एक्नोलेज किया गया था जुडिशियल रिव्यू को। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जो है इसके अंदर नहीं दी गई थी इस केस के अंदर। ठीक है, इसके बाद फिर आपका 1982 के बाद आता है आपका 1994 का एस आर बोमाई केस। ठीक है, इसके अंदर एक्सक्लूसिवली मेंशन किया गया था ये चीज कि जो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है प्रेसिडेंट रूल के अंदर कि आप किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, वो जो है एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ठीक है, वो कुछ ग्राउंड होंगे, ठीक है, जिनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। कौन से ग्राउंड है? पहला ग्राउंड है आपका कि इररिलेवेंट अगर लगता है गवर्नमेंट को कि भाई ऐसे अपनी मर्जी से लगा दिया। कई बार लगता है लोगों को कि प्रेसिडेंट जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उस केस में भी लगाया जा सकता है। और कुछ भी ऐसे एडुकेट ग्राउंड अगर हो तो भी जो है इस केस के अंदर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है द एरा ऑफ प्लान डेवलपमेंट इज सेड टू हैव बिगन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, द पीपल्स प्लान प्रिपेयर्ड बाय एम एन रॉय इन 1945, the Bombay plan prepared by J.R.D. Tata and others 1944, the Gandhian plan prepared by S.N. Agarwal in 1944 और 5 year plan presented by जवाहरलाल नेहरू in 1951। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी ऑप्शन आएगा। हालांकि इन लोगों ने भी जो है प्लान डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है इन प्लान्स के अंदर भी, लेकिन एक्सक्लूसिविटी जो आई थी आपकी
इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, वो जो है 5 ईयर प्लान के बाद आनी शुरू हुई थी। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब आया था, एक। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस प्लान का क्या नाम था। ठीक है, नेम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन बहुत न्यूज में है, जितने भी लोग CISF ACLDC 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इलेक्शन जो है आपका होने वाला है 2024 के अंदर, तो डेफिनेटली वन शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आने के चांसेस है। रीजन बीइंग, अभी 2024 में आपके इलेक्शन भी होने हैं। दूसरी चीज, दिसंबर के महीने में या उससे पहले वाले कुछ महीनों में, अगस्त के महीने में आई थिंक, आपका जो इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसको दोस्तों हाल फिलहाल में जो है एक एक्ट के थ्रू बदला गया है। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है टू कंडक्ट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड ऑप्शन है टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स इन द स्टेट। तीसरा ऑप्शन है टू कंडक्ट इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और चौथा ऑप्शन है टू कंडक्ट इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इलेक्शन कमीशन दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रावधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, कौन से पार्ट में है दोस्तों, तो याद रखना है पार्ट 15 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। क्या एक इसका कोई डेडिकेटेडली आर्टिकल है, तो जी बिल्कुल है, आर्टिकल 324 जो है आपका बिलोंग करता है इलेक्शन कमीशन को दोस्तों। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्जाम में आती है, बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, वो ये पूछी गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसका इलेक्शन कराता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले किसका इलेक्शन कराता है, पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन कराता है। कौन कौन आता है पार्लियामेंट में, लोकसभा, ठीक है, एंड राज्यसभा सभा, ये दोनों का इलेक्शन कराएगा ये। ठीक है, सेकंड इलेक्शन कराता है प्रेसिडेंट का। ठीक है जी, तीसरा इलेक्शन कराएगा वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और चौथा इलेक्शन कराएगा ये आपका, किसका कराता है, चौथा इलेक्शन कराता है स्टेट MLA, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके अंदर आपके MLA आते हैं। ठीक है, अब बहुत बार मतलब अनलिमिटेड टाइम एक ही क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करके देते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन आपका लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडीज में क्या आता है आपका, लोकल बॉडीज में आता है आपके सरपंच, ठीक है, या फिर आपका MC जो होते हैं शहरों के अंदर, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, क्या इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन कराता है, तो याद रखना है इनका इलेक्शन ये नहीं कराता। तो कौन कराता है इनका इलेक्शन, वो भी देख लेते हैं। कौन कराता है आपके हिसाब से, वो कराता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि इनका इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला स्टेटमेंट था टू कंडक्ट द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल, ये देखो पार्लियामेंट का भी करा रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी करा रहा है, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है बिल्कुल। दूसरा है टू सुपरवाइज, कंट्रोल एंड डायरेक्ट द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इन द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। स्टेट के अंदर जब स्टेट के MLA का इलेक्शन होता है, तो जितने भी आपके इलेक्टोरल रोल्स वगैरह होते हैं, उन सबको जो है सुपरवाइज करता है इलेक्शन कमीशन। उसके बाद है इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे देखो दोनों डाले हुए हैं। फिर आपका टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटी, ये स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, मैंने अभी आपको बताया लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है वो करवाता है आपका कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आपका आता है। अब काफी न्यूज में था आपका ये टॉपिक। ठीक है, न्यूज में क्यों था, अब देखिए, इस बॉडी जो होती है ना इलेक्शन कमीशन, ये मल्टी मेंबर बॉडी है दोस्तों आपकी। ठीक है, इसके अंदर एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साथ में होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारी रिवीजन आपकी इन वीडियोस के थ्रू ही हो जाएगी, और बहुत अच्छा लगेगा जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जब आप इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो है मल्टी मेंबर बॉडी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसके अंदर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया ना, इन दोनों के इलेक्शन का प्रोसेस ही चेंज कर दिया है। ठीक है,
पहले जो है इनको चूज कैसे किया जाता था, पहली बात तो इनको अपॉइंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करता है दोस्तों, ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद इनको जो है प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है, कौन से उसमें जो है इनको, कौन सी कमेटी जो है रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किसी को भी उठा के बना देगा, नहीं, एक कमेटी है, उस कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, ये कमेटी के मेंबर रिकमेंड करते हैं कि जी इनको बनाइए आप, इसमें कौन कौन होते हैं, अब जो है दो चीजें थी, ये है 2024 और ये है 2023 से पहले का जो टाइम है, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता था कि एक होता था आपके प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, उसके बाद होते थे सीजीआई, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, तो प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे आपके सीजीआई, तीनों मिलके जो है मेजोरिटी से जिसको बोलेंगे कि भाई इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, उनको बनाया जाता था पहले, ठीक है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते थे। लेकिन अभी इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट में क्या बोला है कि जी प्रधानमंत्री रहेंगे इस पूरे कमेटी के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, और तीसरे सीजीआई नहीं रहेंगे, सीजीआई की जगह क्या रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, क्या रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। अब मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है दोस्तों, एक चीज बताइए, एक राजा है, ठीक है, और एक मंत्री है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर दो लोग हो गए, ठीक है, और एक है आपका लीडर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे मेजोरिटी दो की होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको नहीं लगता अगर प्रधानमंत्री जी किसी बंदे को बोल दे कि यार इसको बनाते हैं चलो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कैबिनेट मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा, क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा झगड़ा जो है चल रहा है, बहुत पार्टी जो है इस चीज को बाइकआउट कर रही है, बहुत पार्टियों ने क्लेश किया हुआ है देश में कि भाई सीजीआई को आपने हटा के कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों डाला है, जबकि वो आपकी ही पार्टी का बंदा है, ठीक है, वो तो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा ही, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 2024 सीएसएफईसी एलडीसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की इससे पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज मुझे बताना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इन वीडियोस को बनाने में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एडिड अ लॉ मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके तीन अलग अलग, चार अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, 1833 और आपका 1813, ये अलग अलग आपके एक्ट आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है एक्ट आपके आए थे दोस्तों, इसमें बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसके अंदर जो गवर्नर जनरल की जो आपकी काउंसिल होती थी ना दोस्तों, उसके अंदर एक नया लॉ मेंबर जो है ऐड किया गया था, तो ये देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जो है आप देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, नाम से पता चल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, किस चीज को रेगुलेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों ये टाइम जो है 1770 का जो टाइम चल रहा था जब, ठीक है, 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, ठीक है, इसके बाद का जो टाइम है 1770 या 72 71 के टाइम की बात है। अब देखा क्या था कि जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, वो बहुत जो है ना, बहुत रिश्वत वगैरह लेने लग गए थे, ठीक है, अपनी मनमार्जी करते थे। ऑब्वियसली एक ऑफिसर है उसको काफी सारी पावर्स दी गई हैं, ठीक है, तो वो किसी से भी रिश्वत ले रहे हैं, कोई भी काम किसी का भी कर दे रहे हैं, तो इन सब चीजों को जो है ना रेगुलेट किया कंपनी ने, और इनको जो है बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके अंदर अलग अलग चीजें जो है इस एक्ट के अंदर जो है डाली गई। क्या क्या चीजें डाली गई, वैसे तो देखो रेलेवेंट नहीं है, हिस्ट्री का टॉपिक है, बट फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या ऐसी चीजें थी जो डाली गई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल की ना एक पोस्ट होती थी दोस्तों आपके, ठीक है, उसको किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये चीज आपको याद रखनी है, पहला नंबर, ठीक है। और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, इसमें चेंजेस किए गए कि भाई जो आपके कंपनी के एम्प्लॉय है ना, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो गिफ्ट नहीं ले सकते किसी से, ठीक है। उनको बोल दिया कि आप किसी से भी गिफ्ट या फिर ब्राइब, ऑब्वियसली गिफ्ट ही होगा, गवर्नमेंट वाले उसमें यार आप किसी को कुछ देते हो पैसे, नीचे से टेबल अंडर द टेबल मनी देंगे, तो उसको ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये ब्राइब ले रहे हैं, हम बोलेंगे कि ये तो गिफ्ट दे रहे हैं हम उसको, ठीक है, जब देने की बात होती है, इजंट इट, तो वो चीज है। उसके बाद इसमें एक और प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंगाल के अंदर एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, ये भी एक प्रावधान था इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्ट है, ये रेगुलेटेड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपका, उसके अंदर जितनी भी टेरिटरी थी आपकी, ऑल टेरिटरी इंडिया के अंदर जितनी भी थी उसके लिए बनाया गया था आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आपका आता है चार्टर एक्ट 1833, और फिर आता है आपका 18
1813 में आता है पहले, फिर 33 में आता है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे 1773 में क्या स्पेसिफिक लो मेंबर का कोई जिक्र है, तो इसमें कोई जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपको एलिमिनेट हो गया यहाँ पे आपका ऑप्शन, ठीक है। सेकंड वाले में जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना आपका, ठीक है, इसके अंदर क्या किया था, काउंसिल का जो साइज था ना उसको ही घटा दिया इन्होंने। लो मेंबर तो कहाँ से ऐड करेंगे, काउंसिल के साइज को ही घटा दिया, ठीक है। फिर आपका आता है 1813 का एक्ट, ठीक है जी। 1813 के अंदर जो है ना इन्होंने ट्रेड के ऊपर बहुत फोकस किया। किसके ऊपर फोकस किया, ट्रेड के ऊपर फोकस किया, लेकिन काउंसिल की जो कंपोजिशन थी उसको चेंज नहीं किया, यानी कि जितने मेंबर्स थे वो सेम टू सेम रहे। फिर देन आपका फाइनली आता है 1833 का एक्ट। अब इसमें जो है 1833 का जो एक्ट है, इसमें काफी सारे जो है चेंजेस किए गए, जैसे कि आपका काउंसिल के अंदर जो है फोर्थ लो मेंबर को बनाया, सॉरी फोर्थ लो मेंबर कह रहा हूँ, काउंसिल के अंदर एक जो है लो मेंबर ऐड किया गया, ठीक है, लो मेंबर एडिड, ठीक है। उसके बाद 1833 का जो एक्ट है ना बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों, इसमें काफी सारी चीजें ऐसे इंट्रोड्यूस हुई जिसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट के अंदर जो लॉ मेंबर बने थे, ठीक है, वो कौन बने थे, वो बने थे आपके मैकॉले साहब, Macaulay, ठीक है। पूरा नाम इनका था थॉमस बेबिंगटन मकैले, ठीक है। मैकोले कह लो, मोकैलो कह ले, मतलब इस तरीके से है ये, ठीक है। तो ये जो है एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे दोस्तों, हिस्टोरियन थे, राइटर थे दोस्तों। तो इन्होंने काफी काम किया, काफी सारे ड्राफ्ट भी इन्होंने बनाए, बिंगल लॉ मेंबर, ठीक है। क्या क्या बनाए, आप जो आईपीसी आप अभी जो स्क्रैप हुआ है ना वो इन्हीं की देन है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया दोस्तों, ठीक है। जितने भी हमारे लॉज है ना ये सारे के सारे, जैसे सती हो गया या फिर और जितने भी आसपास के जो उस टाइम के लॉज थे, इन सबको इन्होंने कोडिफाई किया, अलग अलग पड़े हुए थे तो इन्होंने मिलाया सबको, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनका योगदान था एबोलिशन ऑफ सती में, ठीक है, एबोलिशन ऑफ सती। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कौन से ऐसे भारत के प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका कंट्रीब्यूशन है एबोलिशन ऑफ सती के अंदर, उनका आपको नाम बताना है सोशल रिफॉर्मर का, ठीक है। ये आपसे एक मेरा क्वेश्चन है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया कमीशन दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम। अब विश्वास करोगे 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, 2020 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, बताओ इतना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। सिंपल वन वर्ड में अगर मैं इसका आंसर दूं आपको, सरकारिया कमीशन जो है उसका पंचायत से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस से कोई लेना देना नहीं है। सरकारिया कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन आपका होता है उससे उसका लेना देना है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इनमें इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, सरकारिया कमीशन ने क्या कोई ऐसी रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्ट हुई है इनकी, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये जो एक 3 मेंबर कमीशन था, 3 मेंबर कमीशन, सरकारिया कमीशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस कमीशन के अंदर जो है 1983 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इनके जो हेड थे जिनके नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ा है उनका नाम था राजेंद्र सिंह सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया, ठीक है। ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दोस्तों, ठीक है। अब कुछ रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने, इस कमीशन ने, सारी तो एक्सेप्ट नहीं हुई बट कुछ प्रोमिनेंट जो है इनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई थी, जैसे कि आपका इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल, प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 263, एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बननी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा क्या और इनकी रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्टेड हुई, बिल्कुल हुई। इन्होंने बोला कि भाई जो स्टेट है ना, कुछ एरिया ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ठीक है, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। कैसे, किन एरियाज के अंदर, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ हो गया आपका दोस्तों, उसके बाद आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिनके अंदर इन्होंने बोला कि भाई स्टेट को ये पावर मिलनी चाहिए, एक्सक्लूसिव पावर, कि भाई एजुकेशन के ऊपर कुछ भी पॉलिसी बनानी है तो स्टेट अच्छे से उसकी पॉलिसी बना सकता है। ऑल्दो सेंटर के पास भी ये राइट है कि वो भी जो है एजुकेशन पे पॉलिसी बना सकता है, आपका सेम हेल्थ के साथ है, सेम पुलिस के साथ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रोल ऑफ गवर्नर के ऊपर बहुत बार डिस्कस किया है, रोल ऑफ गवर्नर, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है गवर्नर, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने बोला कि भाई जो गवर्नर है वो एक
पर्टिकुलर स्टेट के हेड होते हैं बेसिकली, ठीक है। और काफी सारे उनके बारे में रूल्स इन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल हरियाणा का जो गवर्नर है वो हरियाणा स्टेट का नहीं होना चाहिए, वो किसी और स्टेट का होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे हरियाणा का एक सिटीजन हूँ, सॉरी सिटीजन तो नहीं कहेंगे, हरियाणा का मान लो एक मैं नागरिक हूँ, वो अगेन सेम बात होगी। हरियाणा स्टेट में बेसिकली रहता हूँ, एक इंडियन सिटीजन हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे हरियाणा स्टेट का ही गवर्नर बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तो ये होगा ना कि मैं पक्षपात कर दूंगा, मेरे रिलेटिव के लिए फेवर कर दूंगा, राइट। तो मुझे बनाना अगर है आपको गवर्नर तो पंजाब का बना दो, ठीक है, राजस्थान का बना दो, किसी का भी बना दो, बट हरियाणा स्टेट से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की बात की दोस्तों, जो आपका 12th और 14th फाइनेंस कमीशन था, उसके बारे में काफी सारे फंड्स जो है स्टेट्स की तरफ एलोकेट किए गए इसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके रिकमेंडेशन थी जिनको एक्सेप्ट किया गया सरकारी कमीशन के बाद, बोलने के बाद। उसके बाद जो अलग अलग यहाँ पे आप देखोगे कमिटीज हैं, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इलेक्शन का ईयर है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या कौन कौन से ऐसे कमीशन है, कमिटीज है जो आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग आपको याद रखनी है। जैसे कि दिनेश गोस्वामी एक कमेटी है आपकी दोस्तों, ठीक है, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है। उसके अलावा कोई है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आपकी एक कमेटी होगी, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी होगी, ठीक है। इसके अलावा जीवन रेड्डी कमेटी है, कमेटी होगी, ठीक है। तो ये वो कमेटी है जो लॉ कमीशन के रिगार्डिंग आपकी देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर आप इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है भाई, मैं सब चीजें वो बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है। 36 क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। 2023 में देखो क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने कितना डिटेल में, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर वो आएगा आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आपकी ओल्डेस्ट कमेटी है, 1921 के अंदर बनी थी, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनको लोकसभा स्पीकर जो है वो अपॉइंट करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पुरानी वीडियो देखी होगी ढंग से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली क्या बोलता है, जितने भी आपकी यूनिट्स है ना उनके बीच में क्लियर कट पावर का सेपरेशन होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं सीएपीएफ के लिए भी पढ़ाता हूँ, सीआईएसएफ के लिए भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं सीडीएस के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए कि भाई सीएपीएफ के अंदर हम क्या कंटेंट देंगे, सीआईएसएफ में क्या कंटेंट देंगे, और यहाँ पे हम क्या कंटेंट देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमें क्या बताती है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जगह जहाँ पे हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके बीच में क्लियर कट जो है उनके जो चीजें हैं वो तीनों अलग अलग सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। ऐसे कौन कौन से हैं दोस्तों, ऐसे आप देखोगे पार्लियामेंट के अंदर से शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट में आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये लोग कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लॉ बनाते हैं, ठीक है, लॉ मेकर्स इनको बोला जाता है, ठीक है। फिर आपके होते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कौन होते हैं, लॉ इम्प्लीमेंटर, इम्प्लीमेंटर, ठीक है। ये लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लॉ मेकर में कौन आपके आ जाएंगे, एमपी हो गए आपके, प्रधानमंत्री जी हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से सारे लॉ मेकर जितने भी है सब आ गए आपके। लॉ इम्प्लीमेंटर कौन हो गए आपके, कैबिनेट मिनिस्टर जो हो गए, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के हेड, ठीक है। आईएएस ऑफिसर हो गए। उसके बाद जो डिपार्टमेंट वाइज जितने भी लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सब जो है एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके, ठीक है। फिर आपके हैं जुडिशरी, ठीक है बाबा, जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी में कौन कौन आते हैं, लॉ चेकर्स, लॉ चेकर, लॉ मेकर, लॉ इम्प्लीमेंटर, लॉ चेकर, ये क्या करते हैं, जो भी इन्होंने लॉ बनाए हैं ना तो इनके लॉ को चेक करेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड है, ऐसा तो नहीं कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी लॉ बना दिया, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इनकी पावर बिल्कुल सेपरेट है। और ये जो है एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस जो है वो लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, लेजिस्लेचर जो है कोई लॉ बना रहा है तो जुडिशरी उसको चेक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए लेजिस्लेशन ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो देश के हित में नहीं है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशरी उसको बोल सकते कि भाई नहीं, ये लॉ गलत है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से
उसके बाद अगर लगता है लेजिस्लेचर को कि हाँ भाई जुडिशरी अपनी मनमानी कर रही है, जो हमने लॉ बनाया है उसको पास ही नहीं होने दे रही है, या फिर उनको लगता है कि ये सही है बिल्कुल, तो ये क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ उसमें भी फिर जुडिशरी के कम चांसेस हो जाते हैं उसमें आपके इंटरेक्ट करने के, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डायरेक्ट कोर्ट, ये जो है जुडिशरी के विंग हो गए सारे के सारे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, ये अगेन आपके लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड जजेस, ठीक है, ये आपके अगेन देखोगे आप, ये जुडिशरी के मेंबर हैं, ये आप देखोगे ये एग्जीक्यूटिव भी हो गए और लेजिस्लेचर के मेंबर भी हो गए। प्रेसिडेंट जो है इनका बताओ आप क्या हुए, ये क्या ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? नहीं, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये भी लेजिस्लेचर का पार्ट है, ये भी लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो एग्जीक्यूटिव कहाँ गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। सी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट आपका 39 क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ट्रू इन रिगार्ड टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सीआईएसएफ एसी एलडीसी एस्पिरेंट, सीआईएसएफ एसी एस्पिरेंट। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? ये ऐसा कुछ टॉपिक है एनएचआरसी जो आपका जीएस में भी आता है और आपका प्रोफेशनल स्किल्स में भी आता है। यू बिलीव सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2021 का जो आपका पेपर हुआ था, 21 या 22 का हुआ था, 5 क्वेश्चन आपके एनएचआरसी से पूछे गए थे दोस्तों। सोच रहे हो आप, मतलब एक टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो चांसेस है 2-3 क्वेश्चन उस पर आने ही आने हैं, और बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है एनएचआरसी के रिगार्डिंग? सबसे पहला स्टेटमेंट है इट कैन इंक्वायर सुओ मोटो ऑन अ पिटिशन, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कोई पिटिशन डाली कि जी नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है आपका, उसको कोई पिटिशन भेजी कि भाई फलानी जगह पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो क्या कोर्ट उसको जो है एनएचआरसी जो है शू मोटर एक्शन उसके ऊपर ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है जी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है जो इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका इट कैन रिव्यू एनी मैटर इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई भी ऐसी टेररिज्म की एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वो उसको जो है तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एक्शन ले सकते हैं इन द सेंस उसको चेक कर सकते हैं। फिर आपका इट स्प्रेड्स ह्यूमन राइट लिटरेसी, ये बिल्कुल सही बताता है कि भाई एनएचआरसी जो है लोगों को बताता है कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सेमिनार करते हैं लोग, अवेयरनेस फैलाते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को, कोलैबोरेट करते हैं सोसाइटीज के साथ, ठीक है। इस तरीके से है ये, ठीक है जी। उसके बाद एक ऑप्शन था हमारा इट इज अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो याद रखना है दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन बीइंग ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी नहीं है, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आती है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों। तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 40, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल्दो सीएसएफ के अंदर रिपीट नहीं हुआ है, बट ये क्वेश्चन जो है सीडीएस के अंदर ऑलरेडी आ चुका है और एनडीए के अंदर भी आ चुका है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखोगे, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, फीमेल फीमेल फेटिसाइड, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, ठीक है। हाँ बाय द वे एक चीज और बताता हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना पीवाईक्यूज में, चाहे वो सीएपीएफ का कर रहे हो, सॉरी, चाहे वो आप ज्योग्राफी का कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटी का कर रहे हो, हाई चांसेस आर देयर कि वो क्वेश्चन सेम आपका रिपीट होगा आने वाले एग्जाम्स के, ठीक है। तो इनको सीरियसली लो, अच्छे से इन वीडियोस को देखिए, ठीक है। जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जो है ये एक सीरियस इशू है इंडिया के अंदर, बट इसका कोई लेना देना नहीं है विशाखा गाइडलाइन से, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड की अगर बात करें तो ये भी जो है आपका चाइल्ड मैरिज जैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे फीमेल फिटिसाइड जो है मेजर इशू है, बट विशाखा गाइडलाइन में कहीं पे भी इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डोरी जो है इसका अलग से एक एक्ट बना हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ डोरी एक्ट, और ये जो है इशू डोरी के रिगार्डिंग, जितने भी डाउरी के रिगार्डिंग आपके इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करता है, बट इसका विशाखा गाइडलाइन के अंदर मेंशन है नाम, बट अलग से जो है स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, ठीक है। बट विशाखा गाइडलाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्क एट पब्लिक प्लेस, या फिर वर्क प्लेस आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। एक केस हुआ था आपका 1997 के अंदर, जिस केस का नाम था विशाखा गाइडलाइन, सॉरी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, ठीक है। इस केस के अंदर बोला गया था कि भाई सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो है इसके अलग से जो है लॉज फॉर्मुलेट किए गए,
और आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी जो MNCs होती हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के जो है क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या क्या सजा के प्रावधान है, उन सब चीजों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको ये सीरीज। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड सब्सक्राइब टू CISF एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा। हैव अ गुड डे।